आइए शुरुआत करते हैं आज के मुकाबला की। मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। शहजाद पूनावाला जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, स्वागत है शहजाद जी आपका। पंकज श्रीवास्तव जी, कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे साथ हैं। श्रीवास्तव जी स्वागत है। राजकुमार भाटी जी, समाजवादी पार्टी के नेता, भाटी जी स्वागत है। और फैजान खान साहब, बहुजन समाज पार्टी से। खान साहब आपका ही बहुत स्वागत है। शहजाद पूनावाला, आपके ऊपर, आपकी पार्टी के ऊपर चौतरफा हमले हो रहे हैं। आप पर आरोप लग रहे हैं बेजा अपनी एजेंसियों के और ताकत का इस्तेमाल करने के, चुनाव जीतने के लिए, चुनाव में आगे निकलने के लिए। कल इनकम टैक्स की रेड समाजवादी पार्टी के नेताओं के ऊपर, और आज आरोप लगाया है अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी वाड्रा ने उनके फोन टैप कराने का। देखिए सौरभ जी, ये आरोप कौन लगा रहा है? ये आरोप वो लोग लगा रहे हैं जिनको कभी भी इस देश की किसी भी संस्था पर भरोसा नहीं रहा। एक तो वो व्यक्ति है जिन्होंने बीजेपी की वैक्सीन कहकर वैज्ञानिकों पर अपना अविश्वास जताया। दूसरी वो है जिन्होंने राम जी के खिलाफ, उनके अस्तित्व के खिलाफ हलफनामा देने का कृत्य किया था। उनको तो राम जी में उनको आस्था नहीं है, उनकी आस्था सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, ईवीएम, इलेक्शन कमीशन, इन तमाम एजेंसियों पर, इन तमाम संस्थाओं पर इन्होंने सवाल उठाए। तो आज अगर आईटी और ईडी डिपार्टमेंट पर भी सवाल उठाते तो कोई इसमें चौंकाने वाली बात नहीं है। पर सवाल यह पैदा होता है कि क्या चुनाव है और इस देश में तो हर 2 महीने से चुनाव होते हैं, तो क्या एजेंसियां भ्रष्टाचारियों को पकड़ना बंद कर दे? 2 महीने के लिए क्या वो आराम करने लग जाए और जो भी भ्रष्टाचार कर रहा है, टोटी से लेकर टैक्स की चोरी कर रहा है, उसको पकड़े भी नहीं? मेरा एक सवाल है, यहाँ पे समाजवादी के प्रवक्ता बैठे हैं। अखिलेश यादव जी का हलफनामा मैंने 2012 का देखा, उनकी इनकम और एसेट्स थी 4.5 करोड़। अब वो बढ़कर 2017 में जब वो उनका कार्यकाल खत्म हुआ, वो बन गई 37 करोड़, मतलब कि 7 गुना बढ़ी। मुझे जरा बताइए अखिलेश यादव करते क्या है जीवन व्यापन के लिए? सौरभ जी, आपकी उन 5 वर्षों में कितनी इनकम एसेट्स बढ़ी? मेरी तो इतनी नहीं बढ़ी, मेरी तो 10 गुना भी नहीं, 10% भी नहीं बढ़ी होगी। 7 गुना उनकी इनकम बढ़ी, तो बताना चाहिए उनको कि इतना आलीशान घर उन्होंने कैसे बनाया। भाटी जी बैठे यहाँ पे, लेकिन फिर इस बात का जवाब दीजिए ना शहजाद जी। फिर रेड अखिलेश यादव के घर करनी चाहिए थी। आप 5 साल सरकार में रेड अखिलेश यादव के घर करते, और बाकियों के जिनके अभी कर रहे हैं, आपने कहा चुनाव का इंतजार नहीं कर रहे थे, 2021 खत्म होने का इंतजार क्यों कर रहे थे? देखिए ऐसा है कि पहले तो अब जहां पे सबूत मिलेगा वही रेड होगी। जहां सबूत मिल रहा है वहां पे एजेंसियां रेड कर रही है। अगर अखिलेश यादव जी के ऊपर मैंने सवाल नहीं उठाया, यूपीए की सरकार में जहां पे इन्होंने बिना मांगे समर्थन दिया था, उन्होंने ये कहा कि इनकी इनकम जो है, एसेट्स जो है, इतनी गुना बढ़ गई है। तो हमें मत कहिए, ये तो मैंने उनके कार्यकाल से निकाला है जानकारी। दूसरी बात, ये बार बार विक्टिम कार्ड खेलना। देखिए मैं एक चीज मानता हूं, हम अगर कार्रवाई करते हैं माफियाओं पर, मुख्तार अंसारी पर, अतीक अहमद पर, उनकी संपत्तियों को हम नष्ट करते हैं बुलडोजर के साथ, अखिलेश यादव जी को दर्द होता है। कोई भ्रष्टाचारी को इनकम टैक्स पकड़ने जाती है, अखिलेश यादव जी को दर्द होता है। ये अखिलेश यादव जी को भ्रष्टाचारी और माफियाओं के लिए इतना दर्द क्यों? चलिए मैं जवाब ले लेता हूं भाटी जी से। भाटी जी, आपने दोनों बातें सुनी उनकी, माफियाओं पर कार्रवाई, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई, समाजवादी पार्टी को दर्द क्यों, और विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं आप? नहीं, मेरे भाई शहजाद पूनावाला बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, अच्छे वक्ता हैं, बहुत शानदार बोलते हैं, लेकिन आपने गौर किया कि वो जवाब देते हुए हकला गए। क्योंकि जब आदमी झूठ बोलता है तो हकला जाता है, उसकी जुबान में वो ताकत नहीं रहती, उसके शब्दों में ताकत नहीं रहती। अब कहां तक इन अपराधों का बचाव करेंगे? अब बेचारे फंसे हुए हैं, करना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी का बचाव। दिल तो इनका भी कह रहा होगा कि देश में गलत हो रहा है। अब शहजाद जी कह रहे हैं कि जब सबूत मिलते हैं तभी तो रेड पड़ती है। तो जब जिस राज्य में चुनाव होते हैं वहीं इन्हें सबूत मिलते हैं, और जो पार्टी इनके खिलाफ प्रमुख भूमिका में होती है, जो प्रमुख इन्हें मुकाबले में होती है, उसी के नेताओं के खिलाफ इन्हें सबूत मिलते हैं। जब पश्चिम बंगाल में चुनाव होता है तो तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ इन्हें सबूत मिल जाते हैं, वहां पर सीबीआई पहुंच जाती है, इनकम टैक्स पहुंच जाता है, ईडी पहुंच जाती है, गुजरात के गुंडे पहुंच जाते हैं, वहां दंगा कराने के लिए, वहां लोगों को उकसाने के लिए, डराने के लिए, बहकाने के लिए, भटकाने के लिए पहुंच जाते हैं। जब पंजाब में चुनाव थे तो पंजाब में छापे पड़ रहे थे, जब राजस्थान में चुनाव थे तो राजस्थान में आपने पीछे देखा, थोड़ा सा विवाद कांग्रेस में हुआ, सचिन पायलट थोड़े से नाराज हुए, इन्हें लगा कि बढ़िया मौका है, ये कांग्रेस की सरकार गिराई जा सकती है। तो गहलोत साहब, अशोक गहलोत जी के बेटे के घर पर इनकम टैक्स के छापे पड़ गए। ये इनकी शानदार प्रवृत्ति है। अब लेकिन आप सौरभ जी एक बात पे ध्यान दीजिए, अभी परसों लखनऊ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक रैली थी, पिछड़े वर्गों को साधने के लिए रैली की गई थी जी। जो सोशल वो बना रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उस रैली में जो लोग आए थे निषाद समाज के, जो निषाद पार्टी है संजय सिंह निषाद की, वो लोग इतने असंतुष्ट थे, पूरी रैली में नारे लगे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, योगी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ, मोदी के खिलाफ,
और नाराज लोग मंच पर चढ़ गए। बेशक मीडिया ना दिखाए, मुख्य मीडिया ना दिखाए, लेकिन आजकल सोशल मीडिया इतना बढ़िया काम कर रहा है, वेबसाइट जो चल रही है, जो न्यूज पोर्टल चल रहे हैं, एक एक घर तक ये चीजें पहुंच गई हैं कि इस पे भी कभी चर्चा कर लिया करो। सौरभ जी, आज इस पे भी सवाल पूछ लो इनसे। आप पूछिए, मैं क्या मना कर रहा हूं आपको। आपकी रैली में आपके द्वारा ढोके लाए गए लोग, सौरभ में बैठाए गए लोग भी आपके खिलाफ नारे। अच्छा भाटी साहब, जो दूसरा आरोप आज जो अखिलेश ने दूसरा आरोप लगाया है उसके बारे में जरा बताइए। फोन टैपिंग का आरोप बड़ा गंभीर आरोप होता है। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं मेरा, मेरे सहयोगियों का, मेरे कार्यालय का, सबका फोन टैप हो रहा है, तो कुछ ऐसा हुआ होगा कि उन्हें पता चला कि ऐसा हुआ है, तो क्या इसकी क्या वजह है आरोप लगाने की? इस देश का अनपढ़ से अनपढ़ देहाती आदमी भी जानता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में हर तरह की तिकड़म करती है। भारतीय जनता पार्टी विरोधियों को बदनाम करती है, चरित्रहनन करती है, दंगे कराती है, नफरत फैलाती है, इनकम टैक्स, ईडी, आईटी का प्रयोग करती है और फोन भी टेप कराती है। तो पेगासस भी तो यही लेकर आए थे। ये लोग जासूसी कराते हैं। ये तो जब मुख्यमंत्री गुजरात के थे, जब लड़कियों की जासूसी कराते थे, इनका सबको पता है। लेकिन हमें यह भी पता है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकार में बैठे, ये सुनी नहीं जाएगी। इसके बाद तो इनकी अच्छा, ये पेगासस की बात आज प्रियंका जी ने भी कही थी। शहजाद, जरा मैं कांग्रेस पार्टी के जो साथी बैठे उनकी बात भी सुन लूं, फिर आप दोनों का इकट्ठा जवाब दीजिएगा। मैं फैजान साहब के पास में जा रहा हूं। आप सारे आरोप आप पे ही हैं और आपको मैं ज्यादा मौका दूंगा, 3 वर्सेस 1 है। ठीक, हमारे साथ पंकज जी। पंकज जी, प्रियंका जी से हमारे सहयोगी बात कर रहे थे इसी आरोप पर अखिलेश जी के। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, पेगासस में मेरा फोन भी टैप होता था, सरकार विकास के काम तो करती नहीं, इस बस बैठ के फोन सुनती है। मेरा वही सवाल है, इस बात का, ये आरोप लगाने के पीछे क्या आधार है? सौरभ भाई, आप तो पत्रकार हैं और हम सारे लोग चिंतित हुए जब पिछले दिनों वॉशिंगटन पोस्ट ने 16 दुनिया की 16 बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के साथ मिलकर एक रिपोर्ट तैयार की, जिसने बताया कि पेगासस के जरिए पूरी दुनिया में इस तरह से फोन टैपिंग सरकारें कर रही हैं। और भारत में 300 लोगों के फोन टैप का मसला आया था, जो पहली लिस्ट थी उसमें 40 तो सिर्फ पत्रकार थे। यह निराधार नहीं है। और अभी तो यह भी साबित हो रहा है कि भीमा कोरे गांव को लेकर जो तमाम लोगों को पकड़ा गया है, तमाम एकेडमिशियंस और इस तरह के लोगों को, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के, उनके बाकायदा उनके मेल में डाला गया है वो कंटेंट जिसके आधार पर वो अपराधी या गुनहगार साबित हो। आप सोचिए किस लेवल की ये साजिश भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार कर रही है। ये निराधार नहीं है और बड़ा खतरनाक है, क्योंकि निजता का अधिकार भारतीय संविधान में हर व्यक्ति का प्रमुख एक तरह से मौलिक अधिकार है और उसको आप इस तरह से खारिज नहीं कर सकते। एक पुलिस स्टेट, एक सर्विलांस स्टेट बनाने की कोशिश हो रही है, जो हमारी निजता, हमारी अभिव्यक्ति की आजादी, हमारी स्वतंत्रता, जो हमारे संविधान के बुनियादी मूल्य हैं, उस पर हमला है। और अगर आप सोचिए, इस समय अभी बात कर रहे थे शहजाद पूनावाला साहब, अभी आप उनसे जवाब लेंगे तो आप ये भी पूछ लीजिएगा कि अमित शाह जी के गृह मंत्री बनने के बाद जो उनके बेटे हैं जय शाह, उनकी कंपनी 16,000 गुना उसको प्रॉफिट हो गया। अचानक कैसे हो गया साहब? जरा उनकी भी जांच करा लीजिए। और जांच जब आप कराते हैं, लगातार कराते रहिए, सबकी कराते रहिए। चुनाव के समय आते मैं दोहराना नहीं चाहता भाटी साहब के बातों को, लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र से लेकर और पूरा बंगाल तक हुआ वो सबने देखा है जी। और राम की बात ले आएंगे, अब यहां पर बात जासूसी हो रही है, राम की बात ले आएंगे तो अभी 4 घंटे पहले पूनावाला साहब एक सौरभ जी, अब मैं जवाब बयान आया, आपकी पार्टी के नेता हैं बिहार के जीतन राम मांझी, उन्होंने कहा मैं भगवान नहीं मानता राम को, आपके सहयोगी हैं। तो भाई अब उनका अधिकार है, वो ये बात कह रहे हैं। आप इसको चुनावी मुद्दा बनाना चाहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर भी नहीं मानते थे राम जी की बात कर लेंगे बाद में, लेकिन अभी जो आरोप लगा है उस पर जवाब लेता हूं। आपने भी जो कहा उधर की बात, शहजाद पूनावाला, पुलिस स्टेट बनाने का आरोप लग रहा है आपके ऊपर। जी, एक एक करके मैं जवाब देना चाहता हूं। मैंने तमाम आरोप सुने। एक तो राजस्थान का उदाहरण यहां पे दिया गया, मुझे लगता है भाटी साहब को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि राजस्थान में गहलोत सरकार पे आरोप था कि उन्होंने फोन टैपिंग कराई। यहां तक कि आज तक राजस्थान कांग्रेस के विधायक खुद कहते हैं कि गहलोत जी ने हमारी टैपिंग कराई। ये असेंबली में बयान भी दर्ज है। तो मुझे तो बहुत खुशी हुई भाटी साहब, आपने कांग्रेस का जो असली चेहरा है वो पर्दाफाश कर दिया। दूसरा, इन्होंने कहा प्रियंका वाड्रा जी के फोन को टैप किया जा रहा है, पेगासस है उसमें। मैं पूछना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस हियरिंग के दौरान कहा था कि जिनके फोन टैप हुए हैं या ऐसे आरोप लगा रहे हैं, क्या वो अपना फोन लोकल अथॉरिटी को दे देंगे एफआईआर दर्ज करवाने के लिए और उसकी जांच करवाने के लिए। मैं कांग्रेस पार्टी से अधिकृत रूप से मांग करता हूं कि तुरंत अब ये शो छोड़कर या शो खत्म करके पंकज जी प्रियंका वाड्रा का फोन ले और उसको नियरेस्ट थाने में या सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट में जमा कराए, ताकि उसकी पूरी जांच हो जाए और उनके फोन में क्या है क्या नहीं है ये निकल कर आ जाए। हालांकि मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि ऐसी क्या बातें वो कर रहे हैं कि सुनकर लोगों को सारी उनकी बातें
पता चल जाएगी कि असलियत में इनका क्या चलता है पर्दे के पीछे, परंतु वो एक विषय अलग है। मैं आना चाहता हूं कि इमरजेंसी पूनावाला जी अलग की बात नहीं है, अलग की बात नहीं है। देखिए आरोप आपकी सरकार पर ये लगा, पहले भी लगता रहा है। पेगासस की बात है, आपकी सरकार तो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देने को तैयार नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट को आपकी बातों को ओवर रूल करके आपने कहा नेशनल इंटरेस्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसमें नेशनल इंटरेस्ट नहीं है, उनको कमेटी बनानी पड़ी, आप तैयार नहीं थे इसके लिए। बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात की आपने याद दिलाकर। तो कमेटी बैठी है सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में। अगर आज प्रियंका वाड्रा को सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं रहा तो वो इंडिपेंडेंटली अपना फोन दे दे जांच करवाने के लिए, अन्यथा सुप्रीम कोर्ट जो फाइनल फैसला करेगा कि ऐसी चीजें हुई नहीं हुई तो उसके बाद उस पर आप बता दीजिएगा। पर अभी जो इन्होंने निष्कर्ष निकाला, देखिए जिनके डीएनए में इमरजेंसी है, जिन्होंने पत्रकारिता पर सबसे बड़ा हमला किया, संवैधानिक अधिकारों पर, अगर पंजाब में कोई बेरोजगार टीचर अपनी बात रखने जाते तो चुन्नी भर देते मुंह में, चन्नी जी के सामने आवाज ना निकले, वो लोग कम से कम यहां पर आकर बोलने की आजादी और तमाम संवैधानिक अधिकारों की आजादी के बारे में लाठियों से मार रहे हैं आप। अब आते हैं, एक सेकंड सर, एक सेकंड। अब मैं बात करना चाहता हूं कि देखिए प्रॉब्लम क्या है सौरभ जी। एक चीज मैं समाजवादी की मानता हूं, हम अनुपयोगी है, हम भ्रष्टाचारियों के लिए अनुपयोगी है, हम 58,000 करोड़ का भ्रष्टाचार नहीं कर सकते, हम माफियाओं के लिए अनुपयोगी है, हम मुख्तार अंसारी के भाई को टिकट या पार्टी में जगह नहीं दे सकते, हम परिवारवादियों के लिए अनुपयोगी है, योगी जी किसी परिवार से नहीं आते, हम जो है तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों के लिए अनुपयोगी, हम जिन्ना को मान नहीं बता सकते। हाँ, हम अनुपयोगी हैं, परंतु जनता के लिए हम उपयोगी है, इन भ्रष्टाचारियों के लिए, इन परिवारवादियों के लिए हम अनुपयोगी। अच्छा जरा एक बार फैजान साहब को भी ले आए चर्चा में, फिर आप बाकी मेहमानों के पास चलेंगे। फैजान साहब, जो आरोप लग रहे हैं इस पर आपकी पार्टी का क्या कहना है? और आपकी पार्टी के ऊपर आज कांग्रेस पार्टी ने, दरअसल समाजवादी पार्टी पर भी और बहुजन समाज पार्टी पर भी प्रियंका जी ने कहा है कि तो चुनाव में है ही नहीं, मायावती तो दिखाई नहीं दे रही चुनाव के अंदर। देखिए सौरभ भाई, बहुत अच्छा किया आपने इस बात को पूछ के। और सबसे पहले मैं ये कह दूं, शहजाद भाई को मुबारकबाद दे दूं, क्योंकि अभी तक ये राजनीतिक विशेषज्ञ बन के आते थे और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखते थे। या शहजाद भाई, आज आप लिखित प्रवक्ता के रूप में आ गए हैं, तो मेरी तरफ से मुबारक हो आपको। या आपको भी सिर्फ वो, मैं पहले भी देश का पक्ष रखता था और अभी भी देश का ही रख रहा हूँ, आप भी देश का पक्ष आप प्रवक्ता बीजेपी करके आ रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी आपके साथ भी जुमलेबाजी कर दिया, आपको तो बना दिया ना अधिकृत प्रवक्ता। आप सभी लोग भारत का ही पक्ष रखे, मेरी भी आपको शुभकामनाएं, आप सभी लोग। चलिए ओके सजा। कुछ लोग रोम की बात करते हैं, चलिए ठीक है, आपको आपके पद की बधाई दे रहे थे, उसको स्वीकार कीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए फैजान जी। सौरभ भाई जी, आपने एक बहुत अच्छा सवाल इनसे उठाया, लेकिन शहजाद भाई ने उसको बहुत प्यार से घुमा दिया उस दूसरी तरफ। आपने कहा, आपने इनके नियत पे सवाल उठाया, इन्होंने क्या उठा दिया कि सुप्रीम कोर्ट की बात मान लीजिए आप। मैं साफ साफ पूछता हूं शहजाद साहब आपसे कि आप बताइए, आप कह रहे हैं योगी जी को उपयोगी बता रहे हैं और सब कुछ बता रहे हैं, क्या आपको शहजाद भाई अगर देश का पक्ष रख रहे हैं तो आपको नहीं दिख रहा है कि आज के मौजूदा हालात में जो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, जनता के सारे मूल विषयों को छोड़कर, और वो लोग चारों धाम में निकल गए हैं। आस्था का, सबको अपने अपने आस्था का करने का अधिकार है और सबका समान है, लेकिन अब आपका सबका साथ सबका विकास कहां चला जाता है? जब आप माननीय मोदी जी को लेकर आए उत्तर प्रदेश में, तो कम से कम अपने काम गिनवा लेते। आप उनको भी लेके मंदिर मंदिर घूम रहे हैं और डाटा भी प्रधानमंत्री जी को गलत दे रहे हैं, बेचारे उनको भी झूठ बोलना पड़ता है आपके लिए। जब योगी आदित्यनाथ जी ने 4.5 साल में काम नहीं किया, तो आप जाहिर सी बात है लेके उनको मंदिर ही में जाएंगे और वहां पे लोकार्पण कराएंगे। दूसरी चीज, जो सौरभ भाई हम लोग के प्रोजेक्ट है बहुजन समाज पार्टी के, उसे भी अपना गंगा एक्सप्रेस में अपना बता रहे हैं। जो ये होड़ मचा हुआ शिलान्यास का लेके, ये सिर्फ इसलिए मचा हुआ है कि चुनाव 2022 में आने वाला है, भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया। मैं लगे हाथ ये बात बता दूं, जो उन्होंने कहा माफिया वाली बात, आप बता दीजिए सुप्रीम कोर्ट का मिलना लगातार कहनी साहब, सौरभ भाई आप लोगों को भी पता है किस तरह से 4 किसान और एक पत्रकार उसमें मारे गए। इसके बावजूद उनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी की अहंकार की दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने दोबारा, एक तो हत्या हुई पत्रकार के साथ में किसानों के, उसके बाद पत्रकारों के साथ बदतमीजी धमकी देना, और फिर भी उन्हें। मेरा सवाल फैजान साहब आपसे ये सारे विषय आप रोज देख रहे होंगे, मीडिया में उठ रहे हैं, लेकिन जो आज प्रियंका जी ने आपके लगा कि मायावती जी दिखाई नहीं देती, आपने कहा ये मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, चलिए कहीं तो अपना प्रचार कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी रथ लेकर के घूम रहे हैं, वो पूरा यूपी घूम रहे हैं। प्रियंका जी राहुल जी अमेठी रायबरेली घूम रहे हैं, शुरुआत करती है। एक सेकंड, मायावती जी 4 दिन में एक ट्वीट करके अपना फर्ज निभा रही हैं। आप ये बता दीजिए सौरभ भाई, आज मैं खुद
आज मैं खुद मोहनलालगंज में वशिष्ठ अतिथि माननीय मुख्य अतिथि सतीश चंद्र मिश्रा जी सर्वजन के प्रोग्राम को मोहनलालगंज में एक विशाल रैली को संबोधित करके आके बैठा हूं आपके चैनल पे। अब आप बताइए, दिक्कत यह है कि हमें नहीं दिखाया जा रहा मीडिया में, तो इससे जनता से थोड़ी ना मतलब है। जनता तो रूबरू हमसे हो रही है, जनता को सारी बात बहुजन समाज पार्टी की पता चली है। हम पार्टी के साथ एक मिशन भी है। अब इसमें लगातार समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, आपकी आवाज नहीं आ रही फैजान जी, मीडिया के सामने रख दिया। अब एक बार अपना आखिरी बात के दोहरा दीजिए, आप क्या कह रहे थे? समाजवादी पार्टी और बीजेपी क्या एक साथ? आवाज आ रही है मेरी? जी अब आ रही है, अब आ रही है, बोलिए। कि समाजवादी पार्टी जिस तरह से आखिरी दौर में 2017 में आपने देखा, मीडिया को चारी तरफ अपनी तरफ कैसे आकर्षित कर लिया, अपने गृह युद्ध में फंसाकर सारे जनता के मूल विषय खत्म हो गए। अखिलेश यादव शिवपाल यादव शुरू हो गया। अब 2017 में 2022 में आप आज लीजिए, उनका भी यही काम है। भारतीय जनता पार्टी जो जनता का विश्वास खो चुकी है, आज सौरभ भाई कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करने की अगर किसी भी पार्टी में दम है तो बहुजन समाज पार्टी है। ये आप लोगों ने भी दिखाया है। आज अगर यही बताइए, अगर हमारी सरकार होती तो ये टैनी साहब, चैनी साहब, खैनी साहब ये इस तरह से पद पे रहते या जेल के सलाखों के पीछे होते? तो मुख्य विपक्ष आप है, मुख्य विपक्ष मायावती जी हैं। मैं जरा इस पर एक मिनट, शहजाद जी एक मिनट, इस पर एक बार मैं रिएक्शन चाहता हूं पंकज जी का और भाटी साहब का। पंकज साहब, क्योंकि यह बात आज प्रियंका जी ने कही, उन्होंने कहा कि अभी 2 महीना पहले एक्टिव हुए अखिलेश यादव और मायावती जी तो दिख नहीं रही चुनाव में। आपने सुना क्या कहना है बहुजन समाज पार्टी के साथी का? देखिए, असली चीज है कि नहीं दिखाई देते का मतलब है कि संघर्ष में कहां है। पिछले 3 सालों में या 4 सालों में जितने भी दिन हुए हैं उत्तर प्रदेश में, जो भी मुद्दे रहे हों, चाहे वो दलितों के उत्पीड़न का रहा हो, चाहे महंगाई बेरोजगारी का रहा हो, चाहे कोरोना के समय रहा हो, अगर विपक्ष के तौर पर कोई पार्टी सड़क पर थी तो वो कांग्रेस थी। 18,000 से ज्यादा उसके कार्यकर्ता इंडिया टीवी पे लगातार प्रियंका गांधी, आप लोग महंगाई पे रैली करते हैं सौरभ भाई, और चले आते हैं हिंदुत्व के अरे क्या बात कर रहे हैं? राहुल गांधी जी को सुन लीजिए। फिर आपको समझ में नहीं आता, इसलिए जरूरी है। अब बातें क्या कर रहे हैं पंकज भाई रैली में? अरे फिर आप बोल नहीं पाएंगे, हम बोल आप अच्छा एक सेकंड, फैजान जी सुनना पड़ेगा। फैजान जी सुन लीजिए, फैजान जी सुन लीजिए। हाँ ठीक है, हाँ पंकज जी आप बोलिए, पंकज जी बोलिए, नाराज मत होइए, बोलिए बोलिए। आप फिर बोल नहीं पाएंगे, तय कर लीजिए अगर शोर बचाना है तो। बोले बोले। इसलिए जरूरी है महंगाई पे हिंदुत्व और हिंदू की बात करना, कि जब महंगाई का सवाल आता है तो आप बताते हैं कि हम मंदिर जा रहे हैं, आप कॉरिडोर दिखाते हैं, आप ट्रैक सूट पहनकर गंगा में स्नान करते हैं, चश्मा पहनकर स्नान करते हैं, कैमरे लगाकर स्नान करते हैं और इसका पिक्चर दिखाते हैं। इसलिए जरूरी है बात करना कि जो हिंदू होता है वो मां गंगा को देख के पुलकित होकर अपने नंगे बदन कूद पड़ता है उसकी गोद में, ट्रैक सूट नहीं पहनता है, कैमरा नहीं सेट करवाता है। इसलिए जरूरी है बताना। और आपकी कॉपी तो भारत सरकार ने खुद ही उनकी संस्थाओं ने जांची है। अभी बताया नीति आयोग ने कि उत्तर प्रदेश की जो डबल इंजन सरकार है वो दरअसल जो ये कैसा, मुझे ये बताइए, आप कैसे आपने विरोध की बागडोर संभाल रखी है पंकज जी? जब राहुल गांधी जी 2.5 वर्ष के बाद वो जाते हैं अमेठी, पंकज जी सुनिए, 2.5 साल के बाद राहुल गांधी अमेठी जाते हैं और कहते हैं मैं अपने परिवार के बीच आया हूं। 2.5 साल बाद उनको परिवार की याद आई है, 2.5 साल के बाद। आपको नहीं समझ में आता कि वो पूरे देश के हो गए हैं। अब वो पूरे देश के अमेठी हारते ही पूरे देश के हो गए, दक्षिण भारत, अमेठी हारते ही वो पूरे देश के हो गए, पश्चिम सब कर रहे हैं और वहां तो लगातार कांग्रेस पार्टी लगी हुई है। आप घबरा क्यों रहे हैं? कल जिस तरह से एक नुक्कड़ सभा में लोग उमड़े हैं, मैं तो मान रहा हूं, मैंने तस्वीर देखी है, भीड़ थी। परिवार के बारे में अरे मैं तो कह रहा हूं कम से कम उसी को देख करके ये आत्मावलोकन करना चाहिए कि अमेठी से एक बार हारे, इतनी बार जीते हैं, गांधी परिवार की पारंपरिक सीट रही है, उस पर 2.5 साल तक कोई गांधी परिवार का व्यक्ति नहीं गया। आपको कैसे पता? आपको कैसे पता कि कांग्रेस ने लगातार वहां काम नहीं किया? व्यक्ति क्या होता है? व्यक्ति पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उसके नेता हैं, कांग्रेस के वैचारिक आधार को लगातार पुख्ता कर रहे हैं राहुल तो जी। फिर वहां पर कांग्रेस शिविर से लगाकर हर कार्यक्रम कर रही है और आप मतलब अगर 2 साल 2.5 साल का इस तरह से जोड़ेंगे तब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आदमी कहीं जाएगा ही नहीं, फिर वहीं बैठा रहे। बहुत लोगों से सवाल इस तरह के शहजाद पूनावाला जवाब देना चाहते हैं कि पार्टी क्या कर रही वहां। अच्छा देखिए सौरभ जी के खिलाफ सड़क पर है कि नहीं? सौरभ जी कॉमन, अब कांग्रेस के मेरे मित्र, एक मिनट,
देखिए, कांग्रेस और बीएसपी दोनों ने एक बात पर आपत्ति उठाई, काशी विश्वनाथ धाम को लेकर। मैं पहले 6 कार्यक्रम गिनाना चाहता हूं जो प्रधानमंत्री ने पिछले 1-2 महीने में किए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण, गोरखपुर में खाद फैक्ट्री और एम्स का लोकार्पण, बलरामपुर में सरयू परियोजना का लोकार्पण, झांसी बुंदेलखंड इलाके में वो अमर सहायक प्रोजेक्ट का लोकार्पण, गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास, झेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास और काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण। मैंने आपके बीच में बोल रहे सुनिए तो सुनिए, ये इंडिया टीवी है, प्लीज थोड़ा सम्मानित तरीके से। तो सौरभ जी, इसमें एक कार्यक्रम 7 कार्यक्रम गिनवाए। एक कार्यक्रम एक हिंदू आस्था और सनातन संस्कृति और भारत की संस्कृति के पुनर्निर्माण के लिए किया गया। उसमें 400 करोड़ रुपया खर्च हुआ। 100 करोड़ लोगों की आस्था का वो विषय है। सैफई में बड़े बड़े फेस्टिवल पे 400 करोड़, ईदगाह और जो बाकी आपका हज हाउस 50-50 करोड़ के बनते थे, तब इनको कोई आपत्ति नहीं थी। पर काशी विश्वनाथ धाम एक प्रोजेक्ट जो हमने कमिट किया था, जो जरूरत थी वहां के पर्यटकों के लिए, वहां के श्रद्धालुओं के लिए, वो कर दिया। तो देखिए, तथाकथित शिव भक्त जो जनेऊ पहनकर निकलते हैं, जो कहते हैं शिव जी संसार को निगल लिए थे, वो कितना उत्तेजित हो रहे हैं कि क्यों कर दिया। ये वही है। देखिए, प्रॉब्लम क्या हो रही है सौरभ जी कि एक लैला के पीछे 3 मजनू निकल पड़े हैं। 3 मजनू, और एक मजनू हैदराबाद से भी आया है। अब वो मजनू क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के बीच में स्पर्धा है कि लैला को कौन मना सकता है हिंदुओं को गाली देकर। तो कोई काशी विश्वनाथ धाम पर सवाल उठाता है, कोई लैला किसको कह रहे हैं आप? हराम कहता है, लैला किसको कह रहे हैं? इससे पहले कि यहाँ कोई आपत्ति उठा दे, जरा क्लियर कीजिए, आप ये लैला शब्द किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? लैला भारतीय जनता पार्टी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, मैं बताता हूँ लैला कौन है। मैं बताता हूँ लैला कौन है। ये जो मजनू जिसके लिए हिंदू आस्था पर करते हैं चोट ताकि मिले लैला का वोट, वो इन लैला के लिए मैं बोल रहा हूं। ये समझ गए किस लैला की मैं बात कर रहा हूं। ये उसके लिए हिंदू को गाली देते हैं, काशी विश्वनाथ धाम का विरोध करते हैं। आप मुस्लिम वोट की बात कर रहे हैं? विरोध किया इन्होंने। आप मुस्लिम वोट की बात कर रहे हैं? साफ बोले ना शायद। ये वोट बैंक, जिस वोट बैंक को ये समझते जिन्ना का नाम लेकर, तालिबान का नाम लेकर खुश होगा, ये राजकुमार जी जवाब देंगे इस बात का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी हर सभा में कहते हैं कि क्या राम का मंदिर बना लेते अखिलेश यादव मायावती। वो कहते हैं क्या काशी का कायाकल्प करा देते। वो कहते हैं हमने मां विंध्यवासिनी जी का जो धाम है विंध्यवासिनी मां का, उसको हम लोग ने ठीक कराया। और आज अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये तो हमारे समय में होने वाला था। सौरभ जी, आप शहजाद पूनावाला की 2 बातों पर विशेष गौर करिए। एक तो उन्होंने कहा कि योगी उत्तर प्रदेश के लिए अनुपयोगी हैं। चलो, आपका धन्यवाद, आपने मान लिया। अभी इन्होंने कहा मैंने कहा आप जैसे परिवारवादी शहजाद जी, सुन लिया था शहजाद जी, ठीक है, सुन लिया था सबने, आपने जो बोला था। ठीक, मैं बिल्कुल बीच में नहीं बोला। आपने कहा कि 7 कार्यक्रम प्रधानमंत्री ने किए। ये 7 कार्यक्रम इस देश के लिए बहुत चिंतित करने वाले हैं सौरभ जी। देश के आप जैसे जनवादी पत्रकारों को, आप एक सच्चे पत्रकार हैं, आप जैसे एंकर कम बचे हैं अब मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। आप क्या कम से कम आप में ही वो ताकत है कि आप सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी याद दिला सकते हैं पेगासस पे बीजेपी के लोगों को। वरना तो आज तक ज्यादातर आजकल तो एंकर वो है कि हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सरकार के खिलाफ तो कुछ बोलते ही नहीं। तो ये 7 जो कार्यक्रम हुए सरकारी खर्चे से हुए हैं, सरकारी कह के हुए हैं, और वो चुनावी रैलियों में तब्दील कर दिए गए हैं। पूरे मंडल की बसें हायर कर ली छीन ली जाती है, कब्जा कर ली जाती है रोडवेज बसें, और सारे तमाम सरकारी कर्मचारियों की, पटवारी, ग्राम सेक्रेटरी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, राशन डीलर, सबकी, सरकारी शिक्षक, ड्यूटी लगाई जाती है बसें भरने के लिए। 50 करोड़ रुपए एक रैली पे खर्चा है प्रधानमंत्री की, जो सरकारी पैसा खर्च हो रहा है। 350 करोड़ रुपया जनता का लुटाया गया प्रधानमंत्री के भाषण सुनाने के लिए, और वो राजनीतिक भाषण होते हैं, वो प्रधानमंत्री के भाषण नहीं होते, वो बीजेपी के नेता के भाषण होते हैं। कभी कहते हैं लाल टोपी से खतरा है, कभी कहते हैं कि समाजवाद खतरा है। ये प्रधानमंत्री का भाषण नहीं होता। और सुनिए, आज जेपी नड्डा भी उत्तर प्रदेश में थे। शहजाद जी, आपकी तरह उन्होंने भी एक सच बोला। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ कमल को जिताने के लिए नहीं आया हूं, मैं भाजपा की सरकार बनाने के लिए नहीं आया हूं, मैं उत्तर प्रदेश को मजबूत करने के लिए आया हूं। उन्हें भी पता है कि उत्तर प्रदेश मजबूत तब होगा जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, जब बच्चों को लैपटॉप मिलेंगे, बेटियों को कन्या विद्याधन मिलेगा, महिलाओं को समाजवादी पेंशन मिलेगी, मेट्रो चलेंगी, तब अच्छे अच्छे पार्क बनेंगे, सड़कें बनेंगी, मेडिकल कॉलेज बनेंगे, यूनिवर्सिटी बनेंगी, तब उत्तर प्रदेश मजबूत होगा। तो ये क्या कर रहे हैं 5 साल से? जितनी यूनिवर्सिटियों के, मेडिकल कॉलेजों के, सड़कों के, हाईवे के, एक्सप्रेसवे के उद्घाटन ये कर रहे हैं, जितने कार्यक्रम गिनाए, तो वो क्या कर रहे हैं फिर ये 5 साल से? भाटी जी, केवल एक
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे वो भी आधा अधूरा, अभी पूरा नहीं हुआ है। सर्विस रोड पूरी नहीं हुई है, जन सुविधाएं नहीं शुरू हुई हैं, लाइट नहीं लगी है, आधा अधूरा। वो भी श्री अखिलेश यादव जी शिलान्यास कर चुके थे, काफी हद तक जमीन एक्वायर कर चुके थे। वो हमारा समाजवादियों का सपना था, समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे था जी, ठीक है। उसके लिए भी चलो इनको धन्यवाद देते हैं, आधा अधूरा तो पूरा किया। लेकिन बाकी जो आपने सौरभ जी जिन मेडिकल कॉलेजों के उद्घाटन करके आए हैं उनमें कुत्ते घूम रहे हैं, क्लास शुरू नहीं हुई, अभी बिल्डिंग पूरी नहीं हुई। मैं जरा जवाब ले लूं फैजान जी, उसके बाद आपके पास आता हूं। फैजान साहब जवाब लेने के बाद आऊंगा आपके पास। मेरा भी बोल दीजिए तब इकट्ठे जवाब देते सजाद भाई। एक सेकंड। अच्छा चलिए, अच्छा शहजाद ठीक है, शहजाद ठीक, एक बार सुन, उनका भी सुन लीजिए, फिर आप नोट कर रहे होंगे ना। फैजान जी भी बोल रहे हैं, फिर चलिए फैजान। क्योंकि सबका जवाब उन्हीं को देना, बेचारे अकेले फंसे हुए हैं। आज तो राजनीतिक विशेषज्ञ भी कोई नहीं है उनके साथ जी। तो नहीं, ये वन वर्सेस ऑल ही होता है। ये सारे कौरव एक साथ और पांडव अकेले, कौरव एक साथ, परिवारवादी कौरव एक साथ, हम अकेले। चलिए ठीक, अच्छा ठीक है फैजान जी, चिंता ना कीजिए, बोलिए। मैं सौरभ जी ये बात कह रहा हूँ, कौरवों की पहचान दुर्योधन से होती है। अगर सजाद साहब ने जो गिनती गिनाई है, अगर मेडिकल कॉलेजेस इतने भी आ गए होते, वो चालू स्थिति में हो गए होते, तो आज हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट की टिप्पणी नहीं करनी पड़ती कि स्वास्थ्य सेवा उत्तर प्रदेश का राम भरोसे है। आज अगर स्वास्थ्य केंद्र जितने ये गिना रहे हैं, अगर वो सब जमीन पे उतर गई होती, अगर आधे अधूरे नहीं होते, इस पे मैं भाटी जी का शुक्रिया अदा करूंगा कि ये बात उन्होंने सही कहा, तो ऑक्सीजन से कोरोना काल में हमारे जनता की मौतें नहीं होती। अगर सजाद पूनावाला साहब लोग जो टिप्पणियां करती हैं, जो यूनिवर्सिटीज की बातें करते हैं, अगर वो पूरी तरीके से जमीन पे उतर गई होती तो आज हमारे बच्चे स्कूल में जाते होते, वो बेरोजगार नहीं घूमते। सजाद भाई, काम दिखाना कागजों पे और जमीन पे उतारने में जमीन आसमान। मैं फैजान जी अक्सर ये सुनता हूं विपक्ष के प्रवक्ताओं के मुंह से कि आप बीजेपी के लोग कोरोना की याद नहीं दिलाते, और यूपी में तो खास करके। लेकिन आज मुख्यमंत्री ने मथुरा में कोरोना की बात की, उन्होंने कहा मैं कोरोना में आया था, और क्या ये पिछली सरकारों से कोरोना का काम संभल जाता? मुझसे सवाल है? जी हाँ, ये मुख्यमंत्री ने आज कहा कि क्या अखिलेश यादव मायावती संभाल सकते थे कोरोना को? अगर बहुजन समाज पार्टी की सत्ता होती तो मैं ये दावा करता हूं कि जिन बच्चों को इन्होंने डेंगू में बेड तक नहीं दिलाया, जिन बच्चों को, जिन नेताओं को, ये खुद भारतीय जनता पार्टी के लोगों को एडमिट नहीं करा पाए, कोरोना काल में हेल्थ फैसिलिटी से मैं ये दावा कर सकता हूं कि एक भी मौतें नहीं होती। चलिए, अगर नेशनल डेथ होती वो अलग बात है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की सरकार होती तो हम सौरभ जी, हाँ सौरभ जी, मैं एक एक करके जवाब देता हूं। कोरोना काल में जो कार्य उत्तर प्रदेश में हुआ, आप महाराष्ट्र से तुलना कीजिए जिसकी आबादी उत्तर प्रदेश से 1/3 है, वहां पर कोरोना के केसेस कितने हैं और कोरोना की मौतें 1,40,000। अभी सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र को फटकार लगाई कि कोविड कॉम्पनसेशन जो राहुल गांधी कहते हैं कोविड न्याय, उन्होंने एक भी रुपया नहीं दिया, जबकि उत्तर प्रदेश ने 9,000 ऐसे लोगों को, 22,000 मौतों में से 9,000 को तो ऑलरेडी क्लियर कर दिया था। 18 करोड़ वैक्सीन से ज्यादा वैक्सीन डोजेस लगाए। प्लीज, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला सौरभ जी, मुझे बात रखने दीजिए। हमने उत्तर प्रदेश की जीडीपी 6ठे नंबर पर होती थी, आज 2nd नंबर पर आ गई है। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर अखिलेश जी के जमाने में 17% होता था, आज 4.5% है। राजस्थान के बेरोजगार उत्तर प्रदेश आ रहे हैं प्रियंका वाड्रा को खोजने के लिए। जो बेरोजगार पंजाब में, उनके मुंह को दबाया जा रहा है, बंद किया जा रहा है। जहां तक सवाल है महंगाई का, राजस्थान में बिजली का दर और पेट्रोल का दर कई गुना ज्यादा है, पूरे देश में वन ऑफ द हाईएस्ट है। उत्तर प्रदेश में 94 रुपए 95 रुपए प्रति लीटर मिलता है पेट्रोल। लखनऊ में, आप राजस्थान के जयपुर में 104 105 रुपए। तो प्रियंका जी वहां पर जाकर महंगाई को कंट्रोल कर ले। जहां तक सवाल उत्तर प्रदेश का, ये 7 लाख मेट्रिक टन खरीदते थे गेहूं, और समाजवादी के जमाने में हमने 56 लाख मेट्रिक टन खरीदा। हमने इस बार जो है 1,40,000 करोड़ का भुगतान किया गन्ना किसानों का। इन्होंने 10,000 करोड़ बकाया रखा था। इन्होंने 31 चीनी मिलें बंद की थी, हमने चीनी मिल को कोरोना के समय पर भी चालू रखा था ताकि क्रशिंग हो, ताकि किसानों को पैसा मिल सके। हमने 2.5 करोड़ लोगों के शौचालय बनाए। हमने 1.5 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना के सिलेंडर दिए। हमने 15 करोड़ लोगों को राशन दिए 2 साल तक, और आगे मार्च तक दिया जाने वाला है। ये हमने कार्य किए हैं। 10 मेडिकल कॉलेज को 55 बनाया। ये हमारे कार्य हैं। अगर नहीं किया होता तो आज ये लोग नहीं कहते कि योगी प्लस यूपी इक्वल्स उपयोगी। परंतु मैं एक सवाल पूछना, पंकज श्रीवास्तव, ठीक है शहजाद जी, पंकज श्रीवास्तव, कई बार आपने प्रियंका जी राहुल जी का नाम लिया। देखिए, पहली बात तो योगी प्लस मोदी इज इक्वल टू ढोंगी, क्योंकि जिस तरीके से शहजाद पूनावाला बोल रहे हैं वो उस छात्र याद दिलाता है जिसका रिजल्ट आता है वो फेल हो जाता है तो वो भागता है
और कहता है कि देखिए वो फेल, वहां फेल, वो कॉपी निकाले गए, देखिए 10 साल पहले वो फेल हो गए थे। अरे साहब, आपकी कॉपी जचनी है इस इम्तिहान में, आपकी कॉपी जचनी है। 200 रुपए का सरसों का तेल आपके राज्य में बिक रहा है। आपने अगर 2017 का अपना संकल्प पत्र उठा लीजिए, उसमें लिखा हुआ है कि हम 70 लाख लोगों को रोजगार देंगे। 70 लाख यानी 12 लाख रोज देंगे। मोदी जी की याद नहीं दिलाऊंगा कि उन्होंने 2 करोड़ रोज हर साल कहा था, लेकिन 70 लाख आपने कहा था। और अब संसद विधानसभा में आप खुद कह रहे हैं कि 4.5 लाख, और वो भी आप 5 साल में किसको कहां दिया गया उसका आरटीआई से जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आप विधानसभा में कह रहे हैं कि एक भी व्यक्ति ऑक्सीजन के बिना कोरोना काल में नहीं मरा है। अरे सौरभ भाई, ये आपका भी अपमान है। इसी इंडिया टीवी में, दूसरे तमाम चैनलों में हमने वो पीड़ा देखी है। जो गंगा पाप नाशनी है, जिसे हम जीवन दायिनी मानते थे, उसे इन्होंने बना दिया शव वाहिनी। पहली बार हुआ कि लोगों को अंत्येष्टि अपने धर्म के हिसाब से वो नहीं कर पाए और बालू में गाड़ कर चले आए। यह हुआ है योगी जी के राज में। देखिए, रामराज की लोग बहुत बात करते हैं। रामराज की क्या परिभाषा है? दैहिक दैविक भौतिक तापा, रामराज काहे नहीं व्यापा। और आप देख लीजिए, दैहिक ताप को देख लीजिए, दैविक को देख लीजिए, जो भी है। तो कोरोना के ऊपर उन्होंने कोरोना पर कह रहे हैं टीका भारी है। अब तो हिंसा के मामले में 15 करोड़ कुछ टीका लग गया, अगर मेरे आंकड़े ठीक है तो। का आंकड़ा है कि अपराध ये जो टीके लग रहे हैं, श्रीवास्तव जी मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो टीके लग रहे हैं, ये जो टीके लग रहे हैं, करोड़ों टीके, योगी जी कहते हैं हमने रिकॉर्ड टीके लगाए हैं, क्या इसका कुछ भी इनको बेनिफिट मिलने वाला है? नहीं। पहली बात तो मुझे बड़ा आश्चर्य है कि कोई सरकार टीके लगवाने को अपनी उपलब्धि बताए। अरे इस देश में जब से देश आजाद हुआ है, टीकाकरण एक ऐसा कार्यक्रम है, अनिवार्य रूप से वो चलता रहता है, वो मुफ्त चलता है और कभी किसी सरकार ने उसका श्रेय नहीं लिया। ये तो मानवता की सरकार होने की, कल्याणकारी राज्य होने की बुनियादी बात है। और टीकाकरण अभी दोनों डोज कितने लोगों को लगे हैं आप खुद जानते हैं। देखिए, ये मतलब वही मैं कह रहा हूं कि कल ये कहेंगे कि हम सांस ले रहे हैं, इसके लिए शहजाद जी मेरे पास आखिरी का कुछ समय बाकी है। एक सर, आपकी बात मैंने सुनी और आपको पता है आपकी मैंने सुनी, समय कम है। भाटी जी का एक कमेंट और अंत में शहजाद का एक कमेंट आ जाए। भाटी साहब, चुनाव की तारीखों का ऐलान भी जल्द ही हो जाएगा। बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि अभी हमारा फुल फोर्स प्रचार शुरू नहीं हुआ है और कुछ सर्वे भी घूम रहे हैं, अभी तैर रहे हैं, आपने देखा होगा, जिसमें इनको 40% वोट, आपको कोई 34% वोट दे रहा है। क्या कहना है? नहीं, इनकी बात बिल्कुल ठीक है। अभी इन्होंने पूरी ताकत लगाई नहीं है। अभी तो सीबीआई भी कूदेगी, अभी तो ईडी भी कूदेगी। तो ये केवल इनकम टैक्स को लेके आए हैं। अभी तो ये और बहुत कुछ दंगाई भी आएंगे गुजरात से, जो उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करेंगे। लेकिन शहजाद पूनावाला से लेकर नरेंद्र मोदी तक बीजेपी के लोगों को फॉर्मूले बनाने का बड़ा शौक है। अभी इन्होंने कहा कि यूपी प्लस योगी उपयोगी। मैं बताऊं, सही फॉर्मूला ये है, नरेंद्र का आप एन लीजिए और अमित शाह का ए लीजिए, यूपी योगी, ये बनता है अनुपयोगी। चलिए ठीक है, पूरा जो फॉर्मूला। ठीक, भाटी साहब समय बिल्कुल खत्म हो गया। 15 सेकंड का जवाब शहजाद। नहीं, फॉर्मूला ये है यूपी प्लस योगी इक्वल्स उपयोगी एंड समाजवादी प्लस ओवैसी इक्वल्स तुष्टीकरण के रोगी एंड बबुआ एंड बुआ इक्वल्स भ्रष्टाचार के भोगी। इन्होंने 58,000 करोड़ रुपए खा गए बुआ बबुआ, ये इसलिए ये भ्रष्टाचार के भोगी और जिन्ना को मानने वाले तुष्टीकरण के रोगी नहीं चाहिए। आप है अनुपयोगी और जीतेंगे केवल योगी और मोदी, तो आप ये फॉर्मूला अपना लीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा आप लोगों का आज कुरुक्षेत्र में जुड़ने के लिए। शहजाद जी, पंकज जी, राजकुमार जी और फैजान साहब, बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।